हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पैट्रिक्स। तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो रफाल डील इंडिया फ्रांस के साथ कर सकता है उसमें कितना अमाउंट हम पे करने वाले हैं और क्या क्या हमको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि इनिशियल रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। अब कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं जहाँ पर फर्दर डिटेल्स आई हैं। ये फ्रेंच सोर्स से भी हैं और इंडियन सोर्स से भी हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो डील है उसकी डिटेल ये है कि 114 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लेने का जो प्लान है उसमें 90 एयरक्राफ्ट जो है ये रफाल F4 स्टैंडर्ड के होंगे, जो कि करंटली फ्रेंच एयरफोर्स को डिलीवर हो रहे हैं, जिसमें से भी 18 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस हमें सप्लाई करेगा और बाकी बचे एयरक्राफ्ट हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ये मोस्ट लाइकली डसॉ की जाल फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो कि नागपुर में है, और अब डसॉ मैक्सिमम शेयर के साथ जाल का ओनर है। तो ये कंपनी ओरिजिनल रिलायंस ओन्ड थी, पर अब डसॉ इसका ओनर है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की फाइनल असेंबली लाइन बन सकती है, पर पार्ट्स हो सकता है टाटा महिंद्रा डायनामेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किए जाएं। तो गोल यहाँ पर यह है कि इंडिया से कम 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन रेट को अचीव कराया जा सके। अल्टीमेटली इनिशियली ये कम से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पर डसॉ का पुश इसलिए भी है क्योंकि उनका खुद बड़ा बैकलॉग चल रहा है, तो वो चाहते हैं एडिशनल प्रोडक्शन लाइन ताकि उनके खुद के ऑर्डर्स क्लियर हो सके। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से खाली इंडियन ऑर्डर्स ही बनाए जाएंगे, बल्कि जो दूसरे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अब बाकी बचे जो 24 एयरक्राफ्ट हैं ये F5 स्टैंडर्ड के होंगे, जिस पर अभी फ्रांस खुद काम कर रहा है, और ये फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस द्वारा ही बनाकर इंडिया को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एक और डिटेल यहाँ पर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि जो इंडिया के F3R स्टैंडर्ड के रफाल हैं, जो कि ऑलमोस्ट F4 स्टैंडर्ड के हैं, उनको भी F4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ पर जो मेजर अपग्रेड है ये प्लेटफॉर्म की डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी में है, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी में है। पर ये इंडिया के रिगार्ड में किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, इस पर सवाल है, क्योंकि फ्रेंच नेटवर्किंग कैपेबिलिटी फ्रांस के लिए बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए नहीं होगी। हमारे ज़्यादातर प्लेटफॉर्म डिफरेंट SDR का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा पर्सनल कंसर्न है ये डेटा लिंकिंग को लेकर है कि हम कॉमन डेटा लिंकिंग इस्टेब्लिश रफाल में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो कि हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स में बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। तो जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में बीनेट SDR का इंटीग्रेशन चल रहा है, और ये अगर रफाल से नहीं होता है तो नेटवर्क ऑपरेशंस में ये बाकी IF के प्लेटफॉर्म्स के साथ उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली देखनी है, जो कि मेंशन नहीं है फिलहाल किसी भी रिपोर्ट में। हाँ, ये ज़रूर मेंशन है कि जो F3R स्टैंडर्ड के रफाल्स F4 स्टैंडर्ड में जाएंगे उनका नंबर 35 है, जबकि हमने ओरिजिनली 36 रफाल परचेज़ किए थे। तो ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि ऑप्शन दूर में हमने एक प्लेटफॉर्म लूज़ किया है। पर क्या इसकी वजह से रफाल लेस कैपेबल हो जाता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले कहा जा रहा था कि परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन यहाँ पर 30% रहेगा, द प्रिंट की रिपोर्ट में मेंशन किया जा रहा है कि ये इवेंचुअली इंक्रीज करके 60 तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर हो सकता है 30% इनिशियल परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन हो, जिसके अंतर्गत जैसे कि फ्यूसेलाज जब इंडिया में बन रहे हैं, रडार के कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बन रहे हैं, उसको मिला जुला कर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन 30 हो, लेकिन बाद में कई और कंपोनेंट्स इंडिया में बनना स्टार्ट होंगे, तो जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये 60 तक पहुँचाने की कोशिश करी जाएगी। बाकी फ्रेंच रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि लोकल कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लगेंगे, जिसकी इंडिया ने डिमांड करी है। यहाँ पर वेपन्स हो गए और दूसरे एवियोनिक्स भी हो सकते हैं, जो कि रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, पर वेपन्स जो है ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि यहाँ पर इंडियन वेपन्स लगाए जाएंगे। इवन रफाल M की डील में ही ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो बेसिकली इस डील में आपको एयरक्राफ्ट मिलेंगे जो कि 114 के नंबर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90+24 का क्लॉज है। उसके बाद आपके जो ओल्डर आपने रफाल लिए हैं वो F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जाएंगे, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और एक पूरा इकोसिस्टम रफाल को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। इवन इसके भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके M88 इंजन्स हैं ये भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, और वहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन इंक्रीज हो। बाकी लाइकली इसमें जो प्रीवियस रफाल डील्स हैं उनकी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का भी एग्रीमेंट होगा, जिसके अंतर्गत 75% के ऊपर एयरक्राफ्ट का अवेलेबिलिटी रेट मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डसॉ की होगी। तो ये भी एक क्लॉज है जो कि डील को एक्सपेंसिव बनाता है। तो नेवी के रफाल के लिए जो कि हमने 26 नंबर में परचेज किए हैं, हमने अप्रॉक्सीमेटली $7.4 बिलियन स्पेंड किए हैं।
इस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो 114 एयरक्राफ्ट के लिए बिल सीधे $32 बिलियन का पहुंच जाता है। पर नेवी की डील में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है, साथ में ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है और एडिशनल वेपन्स भी इंक्लूडेड है जो कि आप एग्जिस्टिंग रफाल के लिए ले रहे हैं। एयरफोर्स जब डील करती है तो उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रेनिंग भी उनको दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पैसा आप कुछ हद तक बचा लेते हैं। ऑल्दो 114 रफाल के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, पर एडिशनल 36 एयरक्राफ्ट तक का है। तो नई रिपोर्ट्स में जो प्राइस कोट किया जा रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली $36 बिलियन पहुंच रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है और अभी भी वो कई कंसर्न को एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे कि जो इंडियन वेपन्स यहाँ पर लग रहे हैं ये फ्रांस हमको लगा कर दे रहा है, पर क्या ये हमें एक्सेस देंगे कि हम फ्यूचर में खुद के वेपन्स खुद ही इंटीग्रेट कर पाए बिना इनको पे किए हुए। दूसरा कि क्या हम इसमें फ्यूचर में अपने खुद के एवियोनिक्स लगा पाएंगे, क्योंकि रफाल F4 में जो रडार लगा हुआ है उससे ज़्यादा पावरफुल रडार हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड है। और अगर फ्यूचर में हमें इनको अपग्रेड करना पड़ेगा तो क्या हमें दोबारा से इन्हीं के पास जाना पड़ेगा, या फिर जैसा कि Su-30 MKI में हम खुद से प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर पा रहे हैं वो चीज़ हम इस केस में कर पाएंगे, क्योंकि मिराज 2000 में ये हमें लग्जरी नहीं मिली है। फिर उसके बाद सवाल ये भी है कि जो हम एक्स्ट्रा पे करके इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे हम एक्चुअल में क्या गेन कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट को सस्टेन करा पाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, पर हमारे लोकल इकोसिस्टम में ये किस तरीके से हमारे फ्यूचर में इंडिजिनस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ आप मानकर चलिए कि लोकली अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको ऑफ द शेल्फ परचेज से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या इतने हैं कि आप जो एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो पाए। क्योंकि Su-30 MKI के केस में भी हमने एक्स्ट्रा पे किया है, हमें जो Su-30 MKI हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते अगर हम रशिया से ऑफ द शेल्फ इन प्लेटफॉर्म्स को लेते। तो हाँ, ये बेनिफिट ज़रूर मिला है कि एक इकोसिस्टम Su-30 MKI के अराउंड क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर पार्ट्स अब इस प्लेटफॉर्म के लोकली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और काफ़ी हद तक इंडिजनाइजेशन का लेवल भी यहाँ पर हाई पहुँचा है और कई MSMEs जो हैं यहाँ पर ग्रो हुई हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर पाते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप वेपन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये एयरफोर्स के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि जो UAE द्वारा रफाल लिए गए हैं उसमें उनको स्पेसिफिक एग्रीमेंट के अंतर्गत परमिशन है अपने खुद के वेपन्स को इनसे इंटीग्रेट करने की, और वो ये चीज़ खुद कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि हमें भी अपने वेपन्स यहाँ पर इंटीग्रेट करने हैं। लेकिन एयर टू सरफेस वेपन से ज़्यादा डिफिकल्ट एयर टू एयर वेपन्स को इंटीग्रेट करना होता है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहेगा ये देखना होगा। तो यहाँ पर जो $36 बिलियन का बिल हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ हम सुबह भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इतना अगर आप पे कर रहे हैं तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को डेफिनेटली अच्छा खासा डेंट करेगा, और वो भी उस कंडीशन में जब हमारी रिक्वायरमेंट बहुत दशकों से दूसरे प्लेटफॉर्म्स की भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे कि एयर टू रिफ्यूलर्स, वैक्स, आपके आई-स्टार प्लेटफॉर्म और कॉमजैम प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास इतना पैसा है कि इनको इतना पैसा देने के बाद, रफाल को प्रिक्योर करने के बाद हमारे जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे और हम अपने खुद के R&D में अच्छा खासा पैसा स्पेंड भी कर पाएंगे, और वहाँ ये एक्सक्यूज़ नहीं आएगा कि हमने इस डील में इतना पैसा स्पेंड कर दिया है तो हम अपने R&D में इतना पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इंपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर सकते। ये रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, भले ही कितना कंट्रोल आपको ज़्यादा पैसा पे करके प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो चाहे रफाल हो या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, अगर हम इंपोर्ट मजबूरी में कर भी रहे हैं तो ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म पर हमारा कंट्रोल अच्छा खासा हो और छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें OEM के पास भागना ना पड़े, क्योंकि मिराज 2000 एक अच्छा एग्जाम्पल रफाल से पहले नहीं रहा है और इसलिए यहाँ पर कंसर्न रेज होते हैं। तो जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की इंडिया विजिट के दौरान डील भले साइन ना हो पर MOU साइन हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स को परचेज करने का, और ये डील कोशिश करी जाएगी कि इस साल कंक्लूड कर ली जाए या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ तक कंक्लूड कर ली जाए। तो जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अब ये देखना होगा कि प्राइस इससे कितना कम हम ला पाते हैं नेगोशिएशन में, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये डील आउट ऑफ द ब्लू नहीं आई है, इसको लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, क्योंकि इस तरीके की डील्स इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं करी जाती है जिस तरीके से बातें चल रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।